हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे चैनल मिस्टर डे में। मैं सुरेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर डीएवी कॉलेज कानपुर। बेटा आज हम डिस्कस कर रहे हैं झारखंड पीजीटी का पेपर, जो कि 2 सितंबर को हुआ था। 2 डेट पे पेपर हुआ था झारखंड का पीजीटी का, एक 2 सितंबर को और दूसरा 10 सितंबर को। तो 2 सितंबर वाला पेपर हम 3 पार्ट में डिस्कस कर रहे हैं। आज हम फर्स्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। पेपर बेटा देखिए, सिलेबस के हिसाब यदि हम बात करें तो सिलेबस का काफ़ी हाई फाई था, लेकिन बेसिक्स क्वेश्चन बहुत इसमें आए थे। इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि बेसिक्स क्वेश्चन पर भी फोकस रखें, क्योंकि भाई सिलेबस में आपको जो पढ़ाना है, मतलब कि इंटर के बच्चों को, उसके अकॉर्डिंग भी आपको तैयारी रखनी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है, द एलॉय कैरमल कंटेन प्रीडोमिनेंटली। समझिए क्वेश्चन को, पहले ध्यान समझिए, क्योंकि सब सारा खेल क्वेश्चन में प्रीडोमिनेंटली मतलब कौन ज़्यादा अमाउंट में है। इसका मतलब ये होता है कौन ज़्यादा अमाउंट में है। हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, कौन ज़्यादा अमाउंट में है। तो आपका जो है इसमें आयरन है, कॉपर लिखा है, निकल और मैग्नीशियम। तो यदि हम कैरमल एलॉय की बात करें तो उसमें 90% होता है आपका निकल, प्लस 10% होता है क्रोमियम। निकल और क्रोमियम का एलॉय है, तो उसमें प्रीडोमिनेंटली मतलब ज़्यादा परसेंट का पूछ रखा है, तो निकल इसका ऑप्शन होगा। निकल इसका ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 2। द सेंचुरीज ओल्ड आर्टिस्ट पिगमेंट कॉल्ड प्रूशियन ब्लू विथ फार्मूला KFECN6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ। बेटा प्रूशियन ब्लू और टर्बन ब्लू 2 कंपाउंड हैं जिनके फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट भी रहते हैं। तो यह रिएक्शन जो इसमें बन रखी है उसकी हम थोड़ा बात कर लें। तो FeCl3 प्लस K4FeCN6 तो बनता है इससे KFeCN6 प्लस 3KCl। तो इसी का आपका कलर होता है प्रूशियन ब्लू। तो यह एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है। कौन सा कंपाउंड है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो यह क्या है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो क्वेश्चन 2 का आंसर होगा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। नेक्स्ट क्या है, द इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी टू redistribute their energy resulting in the formation of new set of orbitals of equivalent energy and shape is termed as hybrid orbital बनते हैं। बेटा हाइब्रिडाइजेशन डिफिनेशन यही है कि अलग अलग एनर्जी के लगभग समान एनर्जी के ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन होकर इक्वल एनर्जी के हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म करते हैं। जितने नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व होंगे उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। फिनोमिना क्या है? हाइब्रिडाइजेशन। क्या फिनोमिना? हाइब्रिडाइजेशन। अगले क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ पोस्टुलेट ऑफ वर्नर्स थ्योरी। बहुत इंपॉर्टेंट पहली थ्योरी है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स को फादर ऑफ क्वाड्रेटिक केमिस्ट्री भी कहते हैं, इसके लिए उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है। तो ये क्या बोल रखा है, कौन कौन से सही हैं। तो इन क्वाड्रेटिक कंपाउंड मेटल्स शो 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी। सही है, यह कथन सही है, क्योंकि वर्नर्स थ्योरी का पहला कथन ये है, बताया था दो कि क्वाड्रेटिक कंपाउंड में 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी क्या होती है? वह आयनाइजेबल होती है, और अब उसको क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन स्टेट। तो यह निगेटिव चार्ज से द्वारा स्टेबलाइज होती है। जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो आपका कोऑर्डिनेशन नंबर है, जो फिक्स होता है, नॉन आयनाइजेबल है, और यह सेटिस्फाइड होता है उससे आपका निगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और पॉजिटिव चार्ज, यानी जो लोन पेयर डोनर लिगेंड जो होंगे उससे सेटिस्फाइड होगा आपका सेकेंडरी वैलेंसी, और एनायन से सेटिस्फाइड हो गया कि प्राइमरी वैलेंसी। तो प्राइमरी वैलेंसी है नॉर्मली आयनाइजेबल, ये सही है, और सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल सही है। और डी ऑप्शन इसलिए माना जाएगा बेटा क्योंकि तीनों सही हैं, तो डी ऑप्शन का सही होगा ऑल ऑफ दीज। क्या होगा? ऑल ऑफ दीज। ओके, ठीक है, ओके। नेक्स्ट बातें हम मुद्दे पर हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, द फुल फॉर्म ऑफ VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी का मतलब क्या है बेटा? ये वैलेंस शेल, V फॉर होता है वैलेंस, S स्टैंड फॉर शेल, E स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉन, P स्टैंड फॉर पेयर थ्योरी।
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पर रिपल्सन थ्योरी बताती है कि आपका जो मॉलिक्यूल होगा वह सिमेट्रिकल है कि एसिमेट्रिकल है। यदि लोन पेयर नहीं है तो सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, लोन पेयर है तो आपका एसिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है। तो स्ट्रक्चर मतलब लोन पेयर सबसे ज़्यादा होगा, उससे कम लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सबसे कम बॉन्ड पेयर। तो ये VSEPR थ्योरी द्वारा बताया गया। तो इसका फुल फॉर्म क्या है? वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, लंडन डिस्पर्सन फोर्स इज समटाइम कॉल्ड। यदि बेटा हम बात करें वंडरवॉल फोर्स की, तो वंडरवॉल फोर्स जो है आपका है, वॉल्स फोर्स की बात करें तो 3 कैटेगरी है, मतलब 3 टाइप्स है। टाइप्स की बात कर रहे हैं हम। एक आपका है डाइपोल 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 इंट्रैक्शन, दूसरा है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और तीसरा आपका है लंदन फोर्स। इसको और क्या कहते हैं? इसको कहते हैं डिस्पर्शन फोर्स, डिस्पर्शन, या इसको और क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल क्या कहते हैं? इंड्यूस्ड डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल। क्यों बेटा? ये कहाँ लगेगा? जब आपका परमानेंट डाइपोल, मतलब कि उन स्पीसीज के बीच में लगेगा जिनमें डाइपोल डाइपोल कब लगेगा? जब आपका जो जिनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है वो क्या हो, उनके पास वो परमानेंट डाइपोल रखते हो, यानी वो पोलर मॉलिक्यूल हैं। डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल में क्या होगा? एक मॉलिक्यूल आपका पोलर होगा, दूसरा नॉन पोलर होगा, उसके पास में रहेगा, तो उसमें क्या हो जाएगा? उसमें जो है पोलैरिटी, यानी हम बात करें तो ये HCl और HCl की बात करें भाई, यह पार्शियल निगेटिव, यह पार्शियल पॉजिटिव, यह पार्शियल पॉजिटिव, यह पार्शियल निगेटिव। तो ये इंट्रैक्शन जो है और डाइपोल डाइपोल है। यदि हम HCl और Cl2 की बात करें तो ये आपका डाइपोल है और यह इंड्यूस्ड डाइपोल है। कैसे? पहले ही आपका Cl नॉन पोलर है, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल, थोड़े समय बाद यहाँ क्या होगा? अपोजिट चार्ज डेवलप होएगा, यानी कि कहा जाए तो डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा, इसलिए कहते हैं इसको डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और लंदन फोर्स या डिस्पर्सन फोर्स या इंड्यूस डाइपोल क्या होते हैं? फोर्स होते हैं जिनमें जो है नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे या नोबल गैसेस के बीच में लगेगा, क्योंकि दोनों बहुत देर तक पास में है, तो थोड़ा ऐसा होगा कि अट्रैक्शन जनरेट होगा कि उसमें डाइपोल इंड्यूस हो जाएगा। बहुत वीकेस्ट फोर्स है, इन तीनों में सबसे वीक फोर्स है। तो यानी इसकी बात करें तो इसको कहते हैं क्या? इंड्यूस्ड डाइपोल, यानी इसका ऑप्शन बी हो गया। इसका अगला क्वेश्चन क्या है? लंदन डिस्पर्सन फोर्स बिहेव टू, तो बेटा लंदन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी। लंदन डिस्पर्सन फोर्स इज बिलीव टू बी, सबसे वीक फोर्स है, पर सबसे ज़्यादा डाइपोल, उससे बाद डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, और लंदन फोर्स सबसे वीक फोर्स है। ओके, अब आगे बात करते हैं। इन आयनिक क्रिस्टल can be stabilized by measuring internuclear distance between the nuclei of cation and anion, both assumed to be hard sphere। तो बेटा उसको कहते हैं आयनिक रेडियस। आपको पता है भाई, रेडियस की बात करें एटॉमिक रेडियस होता है, और आयनिक रेडियस में कैटायनिक रेडियस और एनायनिक रेडियस, तो उसको कॉमनली क्या कहते हैं? आयनिक रेडियस, क्योंकि जहाँ आयंस फॉर्म होंगे तो वहाँ कौन सा रेडियस मेजर होगा? आयनिक रेडियस। नेक्स्ट क्या है? जनरली द कैटायन इज डैश द साइज ऑफ इट्स पेरेंट एटम एंड साइज ऑफ एनायन इज पेरेंट एटम। तो बेटा कैटायन जो होता है वो हमेशा क्या होता है? छोटा होता है, स्मॉलर होता है। क्यों स्मॉलर होता है? क्योंकि भाई कैटायन में क्या हुआ? प्रोटॉन तो फिक्स है, इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया। इलेक्ट्रॉन निकालने से क्या हो गया कि उसका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है बढ़ जाएगा भाई, क्योंकि प्रोटॉन तो फिक्स है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में अट्रैक्शन होता है, दोनों का नंबर सेम है तो न्यूट्रल है। जैसे आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, इलेक्ट्रॉन का नंबर तो घट गया, प्रोटॉन फिक्स है तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, साइज क्या हो जाएगा? छोटा हो जाएगा। जबकि एनायन में क्या, आपने इलेक्ट्रॉन बढ़ा दिया तो जेड इफेक्टिव प्रति इलेक्ट्रॉन वाला इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज घट जाएगा। साथ ही जो इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वह इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन है, इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन भी फेस करेगा, तो यहाँ साइज़ क्या हो जाएगा? बिगर हो जाएगा। तो एनायन बिगर साइज होता है अपने पेरेंट एटम से, और कैटायन जो होता है वो स्मॉलर साइज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें क्या बेटा? क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट
कंप्राइज हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड होता किसमें, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, यदि आपका जुड़ा है हाइड्रोजन से तो ही पॉसिबिलिटी है नॉफ। तो H2O में होगा, HF में होगा, NH3 में होगा, HCl में नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द काइनेटिक थ्योरी डिस्क्राइब अ गैस एज ए लार्ज नंबर ऑफ एटम मॉलिक्यूल विच द फॉलोइंग इज कांस्टेंट। बटा गैस के मॉलिक्यूल में कोई फिक्स मोशन है, रैंडम मोशन होता है, कभी भी इधर उधर दिशा में तेज़ी से घूमते रहते हैं, तो रैंडम मोशन होता है। सर्कुलर, उनका कोई पाथ फिक्स नहीं है, गैस के मॉलिक्यूल का कोई पाथ फिक्स नहीं है। अगला क्वेश्चन, ATM लीटर स्क्वायर पर मोल इज द यूनिट ऑफ रेशियो ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट A/B। हाँ, तो देखिए बेटा एक्चुअली क्या है, वंडरवॉल का जो वो रिलेशन है P + AN² / V² इंटू V माइनस NB = nRT। बेटा एक्चुअली यह रूल है कि सेम यूनिट की राशि जोड़ी घटाई जा सकती है। इसके मतलब बात करें तो यूनिट ऑफ P = यूनिट ऑफ AN² / V²। तो A की यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ A = क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ A = हो जाएगा, P का यूनिट क्या होता है, ATM, V का यूनिट क्या होता है, लीटर और स्क्वायर, और डिवाइड बाई क्या आ जाएगा, मोल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा ATM लीटर, इसको हम इस तरह लिखेंगे ATM लीटर स्क्वायर मोल -2। तो ये आपका A का यूनिट है, A का कहाँ गया, हम लोग कांस्टेंट A। और यदि B की यूनिट की बात करेंगे तो जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 13 है, तो B का यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ B = क्या होगा, यूनिट ऑफ B = V का यूनिट क्या होगा, लीटर, और N का यूनिट क्या होगा, मोल। ठीक, लीटर और मोल, लीटर पर मोल होगा, तो लीटर पर मोल आपका ये ऑप्शन है। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं, बहुत आसान बेसिक क्वेश्चन जो बच्चे हमारे उसमें पढ़ रखे हैं, तो हमने सब कुछ पढ़ा रखा है बेटा, इसमें ऐसा कोई नहीं जो बस पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बेसिक पूछेगा, लेकिन आप देखें इंटरेस्टिंग है, तैयारी अच्छी होनी चाहिए। देखिए कंपटीशन कोई भी आपको देना है बेटा, तो अच्छे से तैयारी करेंगे, बेसिक और एडवांस सब कुछ अच्छे से तैयार होना चाहिए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत होनी चाहिए, तभी हो पाती है चीज़ें अच्छी। वैल्यू ऑफ वंडरवॉल कांस्टेंट A फॉर O2, SO2, CO2, NH3 ये दे रखा है 1.38, 6.8, 3.6 और इतना। ठीक है, मैक्सिमम डेविएशन फ्रॉम आइडियल गैस। बट आइडियल गैस ये कहती है कि आइडियल गैस का कहना ये है कि मॉलिक्यूल के बीच में कोई भी अट्रैक्शन फोर्स वर्क नहीं करे, तभी वो फ्रीली घूमते रहेंगे। जो आपका वंडरवॉल कांस्टेंट A है वह डिस्क्राइब करता है क्या, वो डिस्क्राइब करता है अट्रैक्शन फोर्स, यानी A की वैल्यू इतनी ज़्यादा होगी, अट्रैक्शन फोर्स उतना ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्स जितना ज़्यादा होगा उतना ही वह गैस रियल गैस से क्या हो जाएगी, डेविएशन शो करेगी। तो जिसमें A की मैक्सिमम वैल्यू किसमें है, इसमें है, ये किसके लिए, फॉर SO2 में A की वैल्यू मैक्सिमम है, तो यही सबसे ज़्यादा डेविएट होगी आइडियल बिहेवियर से, तो ऑप्शन बी। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व कैन बी सेड टू बी अ schematic plot of number of molecule at a particular temperature, बेटा। तो देखिए बोल्ट्जमैन का जो आपका ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन का वो है, वो आपका क्या है, वो आपका है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर आपका होता है मॉलिक्यूलर एनर्जी का मतलब क्या होता है बेटा, सीधी बात है, किसी भी एनर्जी की बात करेंगे तो ½ mv² हुआ, तो ये ½ mv², इसका मतलब भाई मास कांस्टेंट होगा और v वैरी करेगा, तो मॉलिक्यूलर स्पीड, इस पर मॉलिक्यूलर स्पीड पर। अगला देखिए, विच इज़ द रेशियो ऑफ, क्वेश्चन नंबर 16, विच इज़ द रेशियो ऑफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर। इसमें बेटा याद रखिए हमेशा एक टर्म RAM, RAM, मतलब रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी सबसे ज़्यादा होगी, देन आपका एवरेज वेलोसिटी होगी, देन क्या होगा, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी। तो अब आपको देखना है रूट मीन स्क्वायर सबसे ज़्यादा होगी, तो यानी क्रम क्या होगा इसका,
क्रम होगा इसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, किसकी, जो लास्ट में लिखा हो। तो लास्ट में वैल्यू किसकी सबसे ज़्यादा है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये है राम आर्यम, सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। तो क्वेश्चन देखिए आराम से, मोस्ट वेलोसिटी यहाँ पर है, यानी सबसे कम आपका ये होगा पहले जो लिखा होगा, फिर उसके बाद आपका एवरेज वाला बीच में होगा, और आर आपका सबसे यहाँ पर इस क्रम में लास्ट में होगा, लेकिन वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। तो ये देखिए 1, 1.1 और 1.2, ऑप्शन डी 1, 1.1 और 1.2, ऑप्शन डी। क्यों बेटा, क्योंकि देखिए यहाँ से भाई इसमें क्या है, राम भाई सबसे अधिक वैल्यू किसकी होगी, रूट में स्क्वायर वेलोसिटी होगी, और उससे कम होगी एवरेज वाले की, और मीन मोस्ट वेलोसिटी सबसे कम होगी, ऑप्शन डी। याद रखने वाली चीज़ है, बारवाना क्रम आपको जब ऑप्ट करना होगा तो आराम से आप ढूंढ लेंगे। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड देन दैट मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व इज, तो बेटा मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको याद, जो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यदि इसकी हम बात करें तो देखिए ये आपका है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर आपका है मॉलिक्यूलर एनर्जी, तो एक आपका ये ग्राफ है, तो दूसरा आपका जब टेम्परेचर आप ये मान लेते हैं हम एट टेम्परेचर T, दूसरा ग्राफ जो होगा वो आपका ये होगा, ये आपका है T+10°C, कोई भी इंक्रीज़। देखिए क्या हो रहा है बेटा, ये राइट साइड शिफ्ट हो रहा है, और थोड़ा और ऐसे होता है, और उसके बाद साथ ही क्या है, इसकी हाइट कम है, तो यही आपका होगा शिफ्ट टू राइट विथ डिक्रीजिंग पीक, ऑप्शन ए इंपॉर्टेंट है। राइट साइड में चलेगा और उसकी पीक क्या होगी, कम होगी। पीक क्या होती है, कम होती है। क्लियर है, ओके। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज एट इतना, बट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, वह एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो उसको बोलते हैं यही हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड प्रॉपर वर्ड है। तो उसके लिए वैल्यू होती है 0, यानी इसको हम यदि इस तरह लिखें E0H+H लिखें या E0H से H+ लिखें, दोनों का वैल्यू 0 है, क्योंकि यही इसी को स्टैंडर्ड मानकर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ बनाई गई है। तो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू भाई 25°C है, 298 केल्विन का मतलब क्या होता है 25°C, तो वो क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या है क्वेश्चन देखिए, एंड सोल्यूशन रेजिस्ट अ चेंज इन pH व्हेन स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड और अल्कली ऐड। बट पता आपको बफर सोल्यूशन होता है, बफर सोल्यूशन में यदि स्मॉल अमाउंट ऑफ एसिड या बेस ऐड करते हैं तो अपना pH क्या करता है, रेजिस्ट करता है, इसलिए इसको बफर सोल्यूशन। जैसे आपका एग्जांपल ब्लड आपका बफर सोल्यूशन है। ओके, नेक्स्ट क्या है, अब बफर सोल्यूशन होता क्या है समझिए इसको पहले। बफर दो तरह का, एक आपका एसिडिक बफर, ये कौन होगा भाई, एसिडिक बफर किसे कहेंगे, ये होता है मिक्सचर ऑफ या सोल्यूशन ऑफ, मिक्सचर ऑफ वीक एसिड विथ साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस, तो कहेंगे एसिडिक बफर। और दूसरा आपका है बेसिक बफर। ये क्या होता है, ये होता है वीक बेस प्लस साल्ट ऑफ वीक बेस विथ स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो ये है कहानी, इस पर समझिए। अब हम लोग पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया कि सोल्यूशन एग्जिस्ट इन चेंज pH, वो आपका
बफर हो गया। इफ़ अ सोल्यूशन फॉर्म बाय मिक्सिंग ऑफ वीक एसिड, देखिए पहले समझिए ध्यान से, ये क्वेश्चन बहुत बच्चों को गलत हुआ है। वीक एसिड एंड साल्ट विद स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड मतलब एसिडिक बफर, ऑप्शन बी। फिर अगला समझिए क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू आर्नियस थ्योरी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, एसिड गिव्स आयंस इन वाटर, तो एसिड आपका H+ देगा या फिर H3O+, क्योंकि H+ स्टेबल नहीं होता इसलिए वो वाटर से जुड़ के H3O+ बनाता है। यानी आर्नेस के अकॉर्डिंग एसिड वह सब्सटेंस है जो वाटर में या एक्वस में हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देगा, वह एसिड कहलाएगा। ओके, क्लियर। और बेस की क्या डिफिनेशन है, वह कंपाउंड जो बेसिक बेस मतलब वाटर में OH- देगा, OH- जैसे NaOH, KOH, ये सब क्या है, बेस है। OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन देगा, वह बेस कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बेस। क्लियर। फिर नेक्स्ट देखिए, आर्नियस थ्योरी एक्सप्लेन एसिड एंड बेस इन टर्म्स ऑफ देयर प्रेजेंस इन द सोल्यूशन, एक्वस सोल्यूशन, तो पहले बात हुई। आर्नियस थ्योरी जो है वह बताती है कि पानी मतलब एक्वस सोल्यूशन में H+ देगा जो हाइड्रोजन या हाइड्रोजन आयन, वह एसिड, और जो OH- देगा वह बेस। अगला क्वेश्चन देखिए, बेसिक वेपर कंबाइन ऑफ, पीछे बात की बेटा मैंने, कंबाइन ऑफ वीक बेस, इस भी कई लोग का गलत हुआ। सॉल्व स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक बेस स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, एमंग द फॉलोइंग 5 बफर सोल्यूशन हाउ मेनी आर एसिडिक, एसिडिक बफर के लिए क्या चाहिए बेटा, उसके लिए चाहिए आपका वीक एसिड प्लस साल्ट विथ स्ट्रॉन्ग बेस। पहला देखिए आपका NH4OH क्या है, वीक बेस है, गलत हो गया। CH3OH एक वीक एसिड है और CH3CONA क्या है भाई, एसिटिक एसिड और NaOH का साल्ट है, तो ये आपका हो गया 1। 6H5 एक वीक एसिड है, इसका NaOH का साल्ट 2। HCN एक वीक एसिड है, NaCN साल्ट 3 होगा। ओके, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, ऑल्फिन्स किसे कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 26, ऑल्फिन किसे कहते हैं, ऑल्फिन्स कहते हैं डबल बॉन्डिंग कंपाउंड यानी एल्कीन, एल्कीन को कहते हैं ऑल्फिन्स। क्लियर, कॉपी कर लीजिए बेटा, सॉरी वो बोलने का आदत पड़ी बेटा क्लास में, इसलिए हो गया। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, साइक्लोपेंटाडाइन एनायन फार्मूला। बेटा देखिए, साइक्लोपेंटाडाइन ये आपका होता है, ये मतलब है यहाँ पर नेगेटिव चार्ज, इसका एक्सीडेंट रहेगा यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, यहाँ पर हाइड्रोजन, इधर बॉन्ड और यहाँ एक हाइड्रोजन, C5H5-, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या होगा 6, क्योंकि यह नेगेटिव चार्ज डिलोकलाइज होगा, तो C5H5-, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन फॉर्म मेटालोसिन्स, मेटालोसिन्स बेटा जो आता है वो आपका क्या है, वो आपका बाई है, क्योंकि इसका कॉर्डिनेशन नंबर 6 है, मतलब कि तो आपको कंबाइन करेगा जैसे, तो ये देखिए ये बाई कंपाउंड बनाता है। Fe का बहुत सैंडविच कंपाउंड भी कहते हैं इसको, बहुत फेमस कंपाउंड है साइक्लोपेंटाडाइन के साथ। तो ये क्या है, 2 आपका साइक्लोपेंटाडाइन अटैच होता है, तो ये मेटल ऑल्फिन बॉन्ड बहुत इंपॉर्टेंट, जीस्ट साल्ट बहुत इंपॉर्टेंट, पहला कॉर्डिनेशन कंपाउंड है, ऑटोमेटिक कंपाउंड है। और इसका देखिए नाम क्या है, इसका जो स्ट्रक्चर है, जीस्ट साल्ट पे खूब क्वेश्चन आता है बेटा हमेशा ही, एक्स मतलब पोटेशियम KCl3 C2H4, और इसमें बॉन्डिंग इस तरह से होती है, प्लेटिनम Cl और CH2 डबल बॉन्ड CH2, ईटा 2 से रिप्रेजेंट करते हैं। ईटा मतलब जब आपका बॉन्डिंग हो उस तरह से पाई डोनर होता है, 2 का मतलब 2 कार्बन से डोनर है। ओके, क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है, साइक्लोपेंटाडाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई और डी बाई इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करते हैं बेटा इसको Cp- से, इलेक्ट्रॉन कितने हैं 6, तो ऑप्शन डी। क्यों 6 है आपको पता है बेटा, क्योंकि 4n + 2 पाई फॉलो करता है,
इसलिए साइक्लोपेंटाडाइल क्या है, ये आपका एरोमेटिक भी है। क्या है? एरोमेटिक। बॉन्ड ऑर्डर ऑफ CO, कार्बन मोनोऑक्साइड में बॉन्ड ऑर्डर। बेटा देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में कुल 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यदि हम बॉन्ड ऑर्डर की बात करें तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन होता है 10, एंटी बॉन्डिंग 4/2, तो 3 आया। बॉन्डिंग इसकी इस तरह से होती है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड, 1 कोऑर्डिनेट बॉन्ड। इसीलिए कार्बन के पास लोन पे होता है, इससे वह जुड़ता है किसी लिगेंड से, मतलब किसी मेटल से। ओके, कितने हो गए? बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3। इसका क्या था आंसर? Cp-। ओके, नेक्स्ट देखिए, एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ सैचुरेटेड साइक्लो नहीं, साइक्लो एल्केन नहीं, कॉन्जुगेटेड साइक्लो। कॉन्जुगेटेड इसलिए कि अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो। क्या हो? अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड हो तो आपका कॉन्जुगेशन में रहता है, उसे कहते हैं कॉन्जुगेटेड साइक्लो एल्कीन। भाई क्योंकि हक्कल रूल क्या कहता है? कंपाउंड शुड बी साइक्लिक, कंपाउंड शुड बी प्लेनर, कंपाउंड शुड कंटेन 4n+2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। क्या बेटा? 4n+2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जहाँ पर n का मान 0, 1, 2, 3, 4 हो सकता है। यानी या तो 2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो, या 6 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो, या 10 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन हो। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट आपका क्या है? एरोमेटिसिटी बीन द मॉलिक्यूल हैज़ स्ट्रक्चर, साइक्लिक स्ट्रक्चर। फिर क्या बेटा? ऑल एरोमेटिक कंपाउंड शुड हैव 4n+2 पाई, 4n+2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। कल क्या था? 4n+2 पाई डीलोकलाइज इलेक्ट्रॉन। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज़ द असेंडिंग? असेंडिंग मतलब क्या होता है बेटा? घटने क्रम, बढ़ने क्रम। डिसेंडिंग मतलब होता है घटना, असेंडिंग मतलब बढ़ना। बॉन्ड लेंथ किसके लिए? ट्रिपल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड। असेंडिंग मतलब बढ़ना बेटा। तो सबसे ज़्यादा जो है आपका बढ़ने का रखना, सबसे कम किस में होगा? भाई बॉन्ड ऑर्डर, भाई बॉन्ड लेंथ जो होती है, समझिए, बॉन्ड लेंथ इज मस्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर किस में ज़्यादा होता है? ट्रिपल बॉन्ड में। तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड का सबसे कम होगा, सबसे ज़्यादा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड का, और सबसे ज़्यादा होगा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड का। क्योंकि सिंगल बॉन्ड होगा बेटा तो आपका बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी लेकिन बॉन्ड लेंथ क्या होगी? ज़्यादा होगी। ओके, अब बात करते हैं हम लोग आगे। क्या कह रहा है बेटा क्वेश्चन? प्राकृतिक रबर का मोनोमर, यानी नेचुरल रबर बेटा क्या होता है? आइसोप्रीन। मोनोमर क्या? आइसोप्रीन। स्ट्रक्चर क्या है इसका? CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ये आइसोप्रीन। क्या है? मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर, मोनोमर ऑफ नेचुरल रबर। AIBN क्या है? AIBN इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। AIBN का स्ट्रक्चर देखिए बेटा क्या होता है? AIBN का स्ट्रक्चर ये है, AIBN ये होता है आपका CH3 CN N डबल बॉन्ड N CH3 C। देखिए बेटा ध्यान से, क्या नाम होगा? ये डायजो कंपाउंड है, पहली बात तो ये है डायजो कंपाउंड है, और 2 पर है, तो भाई 1 2 3 1 2 3, तो 2 सिमिलर है, तो 2 2, तो क्या होगा? 2 2 एजो बिस 2 साइक्लो प्रोपेनाइट्रेल, तो ऑप्शन ए इज़ बेस्ट, ये ऑप्शन होगा। ठीक, अगला इनऑर्गेनिक पॉलीमर बेटा देखिए, इनऑर्गेनिक पॉलीमर फॉस्फोसाइड और सिलिकॉन, ये 2 आपके होते हैं। सिलिकॉन रबर, सिलिकॉन रबर आपका इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। कैसे? इसका क्या स्ट्रक्चर है? SiRRON। ये क्या है? सिलिकॉन या सिलिकॉन रबर है। यह एक क्या है? इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। लेप्टल इज़ अ पॉलीमर ऑफ
ये होता है आपका इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस ये कोपॉलीमर है। क्या बेटा है? ये कोपॉलीमर है इथाइलिन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड के, सॉरी पैथेलिक एसिड, टेरेप्थेलिक एसिड का दूसरा है, पैथेलिक एसिड के उससे बना है। तो ग्लिप्टल आपका क्या है? पैथेलिक एसिड, और ये वो होता है आपका डेक्रॉन। डेक्रॉन जो होता है वो होता है आपका टेरेलिन या डेक्रॉन होता है आपका उससे। तो ये आपका क्या हो गया? एथिलीन ग्लाइकॉल और पैथेलिक एसिड, पैथेलिक एसिड। नेक्स्ट क्या है? हाउ मेनी फॉलोइंग पॉलीमर आर प्रोड्यूस बाय कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन? बेटा पॉलीथिलीन नो, टेफ्लॉन नो, बैकेलाइट यस, और डेक्रॉन यस, और ओरलॉन नो। तो ओरलॉन क्या होता है बेटा? यह तो पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है ना। क्या है? पॉलीएक्राइल नाइट्राइल, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओरलॉन पॉलीएक्राइल नाइट्राइल है। तो ये आपका क्या है? ये आपका जो है एडिशन पॉलीमर है, ये आपका कंडेंसेशन पॉलीमर नहीं है। क्योंकि बैकेलाइट में आपका क्या है? बैकेलाइट और डेक्रॉन क्या कंडेंसेशन पॉलीमर है, क्योंकि इनमें पॉलिमराइजेशन के बाद जो आपको वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। ठीक, तो कितने हो गए? 1 2, ऑप्शन 2 क्लियर है। नेक्स्ट, टेरेलिन इज नोन एज, टेरेलिन को और क्या कहते हैं? टेरेलिन को डेक्रॉन कहते हैं। बेटा टेरेलिन ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये एथिलीन ग्लाइकॉल और टेरेप्थेलिक एसिड का कोपॉलीमर है। फाइबर पॉलीमर, फाइबर पॉलीमर क्या होता है बेटा? फाइबर पॉलीमर पॉलीस्टर्स होते हैं, ये कहलाते हैं फाइबर पॉलीमर। फाइबर पॉलीमर, पॉलीएमाइड्स और पॉलीस्टर्स आर फाइबर्स पॉलीमर। नेक्स्ट आपका क्या है? नॉट ऑर्गेनिक पॉलीमर, यदि ऑर्गेनिक नहीं होगा तो इनऑर्गेनिक होगा। नियोप्रीन ऑर्गेनिक पॉलीमर है, यूरिया फॉर्म ऑर्गेनिक पॉलीमर, पॉलीएमाइड है ये। पॉलीफॉस्फाजीन जो है वो आपका एक इनऑर्गेनिक पॉलीमर है। पिनोकॉल इज ऑल्सो नोन एज, पिनोकॉल का स्ट्रक्चर पर समझिए तब समझ पाएंगे हम लोग क्या कहते हैं। CH3COH, CH3COH, CH3, ये पिनोकॉल का स्ट्रक्चर है। पिनोकॉल को और क्या कहेंगे भाई? यदि हम इसको देखें तो 2 तो ये आपका होगा टेट्रामेथिल एथिलीन ग्लाइकॉल भी कह सकते हैं इसको, टेट्रामेथिल एथिलीन ग्लाइकॉल कह सकते हैं। क्योंकि बेटा देखो, यदि एथिलीन ग्लाइकॉल ये होता है आपका CH2OH, CH2OH, यदि दोनों हाइड्रोजन हटा के मेथिल ग्रुप लगा दें तो क्या हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा टेट्रामेथिलीन ग्लाइकॉल। अगला क्वेश्चन देखिए, पिनोकॉल इज ऑर्गेनिक, ये आर के बेटा सॉलिड वाइट सॉलिड है, ऑर्गेनिक वाइट सॉलिड है। पिनोकॉल क्या है? वाइट सॉलिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 46, क्या समझिए इसको क्या है? क्वेश्चन नंबर 46 समझिए बेटा, ये क्या कह रहा है? विच आर द फॉलोइंग इन ऑर्गेनिक अरेंजमेंट एलाइल एस्टर अफाउंड टू हाइड्रोक्सी एल कीटोन। तो फ्राइस रेजिमेंट है, कौन सा रेजिमेंट है बेटा? फ्राइस रेजिमेंट। OCH3 AlCl3 के प्रेजेंस में होती है रिएक्शन, तो ये क्या बन जाता है? OH CH3 प्लस, और तो पैरा दोनों परसेंट में होता है OH CH3। ओके, नेक्स्ट आपका क्या है? नेक्स्ट आपका है विच, व्हाट इज़ एन ऑर्गेनिक रिऑर्गेनाइजेशन ऑफ एलाइल वेनिल ईथर। एलाइल वेनिल ईथर मतलब CH2 CHO CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। तो इसमें क्या है बेटा? ये वेनिल है, तो ये आपका अरेंजमेंट होना है, तो क्लेजन अरेंजमेंट होगा इसमें। क्लेजन अरेंजमेंट कैसे? यह बॉन्ड यहाँ जाएगा, ये यहाँ आएगा, ये वाला यहाँ आएगा, ये बॉन्ड यहाँ आएगा, तो बन क्या जाएगा? बन जाएगा आपका CH3 CHO प्लस CH2 डबल बॉन्ड CH CH3। क्लेजन रीअरेंजमेंट है, क्या बताए? क्लेजन रीअरेंजमेंट। फिर क्या है?
पेनिसिलिन इज़ ए ड्रग ऑफ ये, बट आपको ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। साइक्लोगुआडिन है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। पिनोकॉल, ठीक है। फॉर अ प्योर सब्सटेंस विच प्रेशर इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस अबव द लिक्विड एंड गैस कैन नॉट एग्जिस्ट एट कोएग्जिस्ट एट एनी टेम्परेचर। तो वह कौन सा प्रोसेस जिसके अबव जो है लिक्विड नहीं एग्जिस्ट करते, लिक्विड गैस, तो वो आपका है क्रिटिकल प्रेशर। क्रिटिकल प्रेशर के अबव लिक्विड और गैस एग्जिस्ट नहीं करते। डी ब्रॉगली वेव्स आर आल्सो नोन एज, डी ब्रॉगली ने मैटर वेव की बात की तो उसे मैटर वेव कहते हैं। ओके, क्लियर। तो ये वीडियो आपका, इसमें से 50 क्वेश्चन डिस्कस किया है। हमारा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम जो है फिर 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और 50 क्वेश्चन का 3 बैच होगा। पहले 2 तारीख वाला डिस्कस करेंगे, फिर 10 तारीख वाला। ओके, गुड डे।